विकी वर्मा फ्रॉम जीरो क्लासेस। और आज हम कोशिका का जो पार्ट पेंडिंग है हमारे, आज हम उन्हें पूरा करने वाले हैं। इससे पहले हमारे जो हैं 3 लेक्चर कोशिका के हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से वो लेक्चर्स देख सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपने इससे पहले कुछ एग्ज़ाम दिए होंगे, तो इस लेक्चर में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिले होंगे। तो प्लीज़ अंत तक देखना इस लेक्चर को। शुरू करते हैं आज का। देखो, इससे पहले हमने किस किस चीज़ के बारे में बात की है। हमने कोशिका के बारे में जाना, कोशिका के जितने पार्ट्स थे, जैसे हमने किया उसका कोशिका भित्ति की, कोशिका झिल्ली की, कोशिका द्रव्य किया और केंद्रक कर लिया। इतने पार्ट्स हमारे क्या हैं, हो चुके हैं। आरएनए डीएनए के बारे में भी हम जान चुके हैं। जीन क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दी है। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के जो बाकी भाग हैं, जो क्या करते हैं, कोशिका के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं, कोशिका काम। इससे पहले हमने क्या क्या जाना था, कोशिका कंपनी, क्योंकि मैंने कोशिका क्या बोला था, एक कंपनी है, कंपनी के बारे में जाना और कंपनी के मैनेजर के बारे में जाना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उसके एम्प्लॉयज़, जो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कोशिका के अंदर, जो कोशिका की फैक्ट्री को चलाने का काम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें कोशिका को एक फैक्ट्री मान के ही चलना है हमेशा। अब क्या होता है कि कोशिका के अंदर भी किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है वो चीज़ें कहाँ से आती हैं। देखो, जैसे एक कंपनी के अंदर क्या होता है कि कोई सफाई कर्मचारी होता है, कोई खाना पहुंचाता है ना, कोई चाय पकड़ाता है, कोई पानी पकड़ाता है, ये सारे काम होते हैं कोशिका के अंदर भी। वैसे तो ये सब कार्य होते कैसे और कौन कौन करता है, उनको क्या क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके ये आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम की वर्ड आपने जरूर सुना होगा कोशिका के अंदर। चाहे आप टेट का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एचएसएससी का, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब होता क्या है, इससे बोला ही माइटोकॉन्ड्रिया जाता है। ये कोशिका का एक भाग है जिसका क्या होता है, वर्क होता है। इसको आपने क्या मान के चलना है कि ये जैसे एक कंपनी का जनरेटर होता है ना, जनरेटर क्या काम करता है, वहाँ पे बिजली पहुँचाने का। वैसे ही कोशिका के अंदर जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो सारा कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अगर हम इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज की थी ऑल्टोमन ने। किसने की थी खोज इसकी खोज की थी ऑल्टोमन ने। किसने, ऑल्टोमन ने। ठीक है, लेकिन इसको नाम जो था, नाम किसने दिया था, तो नाम देने वाला कौन था, नाम दिया था इसको बेंडा ने। किसने दिया था, बेंडा ने इसको क्या दिया था, नाम। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, खोज की ऑल्टोमन ने और बेंडा ने इसको क्या दिया, नाम दिया। अब हमें याद रखना है ना, याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं होता कि हमने पढ़ा था, याद ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एग्ज़ाम में हमें याद है या नहीं याद। क्योंकि जब तक हम पूरी बायो करते हैं तब तक वो पिछले चैप्टर्स जो होते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो याद कैसे रखना है कि आपको याद रखना है कि एक आदमी था, उसके पास क्या थी, ऑल्टो गाड़ी थी। क्या थी उसके पास, ऑल्टो गाड़ी। और आजकल ऑल्टो गाड़ी का आपको पता है कि कितनी का वैल्यू रह गई है, कम रह गई है। तो ऑल्टो गाड़ी थी, तो उसका मन क्या हुआ, ऑल्टो गाड़ी थी तो उसका मन क्या हुआ, उसका मन हुआ कि वो जनरेटर बना दे। देखो, जनरेटर के अंदर भी क्या होता है, इंजन लगा होता है। तो ऑल्टो मन का क्या मन था कि ऑल्टो से क्या बना दे, उसका मन था जनरेटर बना दे, बिजली बनाने वाली चीज़। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई है कि ऑल्टो का मन था बिजली बनानी है, मैंने जनरेटर बनाना है इससे, ऑल्टो से। ठीक है, तो उसने क्या किया, ऑल्टो का इंजन लेके एक जनरेटर तैयार किया और उससे सबसे पहले क्या बजाया, उसने बैंड बाजा बजाया, कि लोगों को दिखाया कि मैंने ऑल्टो से क्या बनाया है, मैंने ऑल्टो से जनरेटर बनाया है। अब जनरेटर अगर आपको ऑल्टो से याद आया तो माइटोकॉन्ड्रिया याद आ जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया याद आया तो ऑल्टो से उसने क्या बनाया था, बैंड बनाया था। तो बैंड का अगर आपको नाम याद आया, देखो माइंड में आया, मतलब खोज करने वाला कौन था, ऑल्टो था। ठीक है, और बैंड बजाया, बाद में बजाया, तो उसका नाम क्या दे दिया, इसको बैंड ने नाम दिया था। ये दोनों बातें याद रखनी है। अब आप कहोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें कैसे याद रहेगा कि ये ऊर्जा का ग्रह है, ये ऊर्जा बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि माइक्रोवेव। देखो, माइक्रो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। माइक्रोवेव होता है, हमारे घरों में होता है। उससे हम क्या करते हैं, अपने घर पे नहीं है तो आपने किसी रेस्टोरेंट में देखा होगा, जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसको गर्म करने के लिए एक डिब्बे से में डाल देते हैं, उसे क्या बोला जाता है, माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव। तो माइटो से आपको क्या याद रखना है, माइक्रोवेव। क्या याद रखना है, माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव में क्या होती है,
ऊर्जा होती है, जिससे वो क्या करता है, चीज़ों को गर्म करता है। तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा माइक्रोवेव, और इससे क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। क्लियर है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि कोशिका के अंदर इसकी क्या पहचान है। तो कोशिका में इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि जो केंद्रक होता है वो कोशिका क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और कोशिका का ये क्या होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग, दूसरा सबसे बड़ा भाग। देखो सबसे बड़ा भाग, ठीक है। अब कैसे याद रखना है, तो जनरेटर का जो कक्ष होता है वो कितना बड़ा कमरा होता है, मैनेजर के रूम के जितना ही होता है ना, उससे थोड़ा छोटा हो सकता है। लेकिन इंसान थोड़ी सी जगह में बैठ जाएगा, लेकिन जनरेटर तो काफ़ी जगह में रखा जाएगा। तो ऊर्जा बनाता है तो जनरेटर ही हुआ हमारे लिए। तो क्या हुआ कि ये क्या होता है, कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा, क्योंकि आजकल बड़ा भाग पूछना छोड़ दिया है एसएससी ने और एचएसएससी ने। क्या पूछते हैं, कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो हमें याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसे क्या बोला जाता है, इसे कोशिका का ऊर्जागृह बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जागृह। क्या बोला जाता है, ऊर्जागृह। मतलब ये कोशिका के लिए क्या करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। क्या करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। अब आपको पता होगा इसका जो, अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा बना होता है, तो आपने ध्यान रखना है ये ऐसे होता है कोशिका के अंदर, ऐसे 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 करके इसमें फिंगर टाइप कुछ बना होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर हमसे कौन पूछ रहा है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके ऊपर क्या होती है, इस पर दोहरी झिल्ली होती है, इस पर दोहरी झिल्ली होती है। क्योंकि झिल्लियों के बारे में हमने पहले भी बात कर ली कि झिल्ली होती क्या है, तो दोहरी झिल्ली बनी होती है इसके ऊपर, किसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। एक और बात याद रखनी है कि इसके पास इसका देखो डीएनए का, अगर हम डीएनए की बात करते हो, डीएनए कहाँ होता है, डीएनए हमने किया था कि केंद्रक में होता है, और एक हमने ये पढ़ा था कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो हमें कई बार तो ये भी याद रखना है, इसके पास अपना डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। अब मेरी बात सुनना, डीएनए और राइबोसोम। तो हमें क्या आता है कि कोशिका के कौन से भाग के पास अपना एक डीएनए होता है, तो आप क्या याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। मतलब क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जनरेटर है वो कुछ अलग वर्क कर रहा है, बाकी भी वर्क कर रहे हैं, बाकियों का काम क्या हो सकता है, बाकी इंसान हो सकते हैं, लेकिन ये तो जनरेटर है तो इसके पास मैनेजर नहीं जाता, इसके पास क्या दे दिया, इसको अपना डीएनए दिया, अलग से डीएनए, और इसके पास क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम का हम आगे पढ़ेंगे, राइबोसोम होता क्या है, इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कोशिका के कौन से भाग के पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, इसे ऊर्जा का गृह क्यों कहते हैं, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि यह क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, क्या करता है, ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। और ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में होती है, मैंने बताया था कि हर एक ऊर्जा को क्या दिया जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो किस में होती है, एटीपी में। किस में होती है, एटीपी के अंदर हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा बनाता कैसे है, तो देखो हम अपने शरीर, हम खाने में क्या क्या लेते हैं, क्योंकि हम देखो जब भी आप खाना नहीं लोगे तो हमारा शरीर क्या होने लग जाता है, डाउन होने लग जाता है। जैसे कोई मशीन काम कर रही है, अगर उसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, तो वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। वैसे ही हमारा शरीर होता है। तो हमारे शरीर के अंदर एटीपी में ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा बनती कैसे है, हम क्या लेते हैं, हम क्या खाते हैं। देखो अगर कोशिका के अंदर काम चल रहा है ना, तो उसको भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे मान लो आप अगर जनरेटर की बात करते हो, जब तक उसके अंदर डीजल या पेट्रोल है तब तक वो क्या करेगा, चलता रहेगा। और जब वो उसमें डीजल पेट्रोल खत्म हुआ तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। वैसे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। लेकिन ये ऊर्जा बनाता किससे है, इसके लिए क्या चाहिए होती है, चीज़ों की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन कौन सी होती है, देखो हम क्या खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं दिन में खाना। अगर हमें ऊर्जा मिलती है तो 3 चीज़ों से मिलती है, किस किस से, कार्बोहाइड्रेट,
वसा और प्रोटीन से। इन 3 चीज़ों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ये बात आपने हमेशा, विटामिन और खनिज लवण से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। तो आपको हमेशा याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन 3 चीज़ों से हमें क्या मिलती है? और आजकल ये काफ़ी फेमस रहा है क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया कि हमें इनमें से ऊर्जा किससे मिलती है। एक तो उन्होंने दिया होता है विटामिन, इनमें से किससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती? तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। वो क्या करता है? वो हमें बीमारियों से या हमारी स्किन वगैरह को अच्छा बनाने में काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और 3 चीज़ें हम क्या लेते हैं? खाने के अंदर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। और हमारा शरीर का पाचन तंत्र क्या करता है? इसे बदलता है। इसको क्या करता है? हमारे खाने को तोड़ता है और तोड़ के क्या किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा किस रूप में लेता है? तो वो क्या करता है? खाना जो है, खाने को किस रूप में पचाता है? ग्लूकोज के रूप में। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, तो उसके क्या लगाई जाती है? उसके ग्लूकोज की बोतल्स लगाई जाती है ना। तो उसके अंदर क्या बनी रहती है? ऊर्जा बनी रहती है। तो हमें क्या याद रखना है कि हम जो खाना लेते हैं उसको शरीर हमारा किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदलता है? ग्लूकोज में। और अब बात आती है ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज को हमने क्या मानना है? ग्लूकोज को हमने मानना है जो एक जनरेटर के अंदर डीजल का काम है, वो काम क्या करता है? हमारा ग्लूकोज करता है। क्या करता है? ग्लूकोज करता है। ग्लूकोज का अगर आपने रासायनिक नाम देखना है तो वो क्या होता है? वो आपने देखा होगा कभी ना कभी, C6H12 और क्या होता है? O6। ये 3 चीज़ों से मिलके क्या होता है? इसके अंदर किसके कितने अणु होते हैं? तो हमें याद रखना है कि कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। मतलब 6, 12 और 6 हाइड्रोजन के। ये अनुपात आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि अगर अनुपात पूछते हैं तो 1:2:1 अनुपात में होता है। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो संयोग किया है तो वो किस अनुपात में होता है? 1:2:1। क्योंकि देखो अगर हम अणुओं की बात करें तो 6, 12 और 6 होता है, और इसको अगर हम काटते हैं तो किस में बदल जाता है? ये 1:2:1 अनुपात में। तो ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी। 1:2:1 अनुपात के अंदर जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है वो किस अनुपात में होता है? 1:2:1 अनुपात में। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अगर क्लियर है तो बात करते हैं आगे। अब हमारे शरीर ने क्या लिया? खाना लिया। खाना किस में बदला? ग्लूकोज में बदला। अब ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास। किसके पास जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि हमारे शरीर में अगर कहीं भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, आग जलानी है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती। तो वैसे ही क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ क्या मिल जाता है? ग्लूकोज, यहाँ पे हुआ ग्लूकोज, ये क्या है हमारा? ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ प्लस क्या हो जाती है? हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है? हम जो सांस लेते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर जाती है। और ऑक्सीजन, क्योंकि हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन जाके किससे मिलती है? ग्लूकोज के साथ। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में बदलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब ये मिलती है, जैसे आग जलती है वैसे क्या होता है? ये अपना प्रोडक्शन करती है एक अलग रूप में। जैसे देखो गाड़ी में जलता क्या है? डीजल जलता है, लेकिन पैदा क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ और गैसें पैदा होती हैं ना। तो वैसे क्या होता है? जो ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है, तो किस किस में बदल जाती है ये? तो हमारे शरीर के अंदर ये बदलती है CO2, और क्या बनता है? हमारा बनता है H2O। देखो CO2 में बदली, इसका ग्लूकोज का क्या हो गया? ग्लूकोज टूट गया, ग्लूकोज जल गया। ये सोच लो क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज जलना शुरू हुआ। क्लियर है? ग्लूकोज क्या हुआ? जलना शुरू हुआ। इंजन के अंदर क्या होता है? पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है और किसी और चीज में बदलता है। वैसे ही क्या हुआ? ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन मिली और किस में क्या हुआ? जलना शुरू हुआ। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या क्या बना? CO2 बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या होता है? जल बना। और क्या बनती है हमारी? ATP बनती है। ATP क्या होती है? हमारी ऊर्जा होती है। क्या बना? ATP बनी।
जल बना और क्या बना, CO2 बना। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, वो हमारे शरीर से, उसकी हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं है, वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। O2 जल जो है वो हमारे शरीर में मिल जाता है, और जो ATP ऊर्जा है उसका हमारे द्वारा, कोशिका द्वारा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को देखो। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है। अब गैस कोशिका के अंदर आई, ऑक्सीजन बाहर गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैसे, कोशिका के ऊपर तो झिल्ली थी, किस क्रिया द्वारा, क्योंकि मैंने तो बोला था कि कोशिका क्या करती है, कोशिका झिल्ली का काम होता है रोकना बाहरी चीज़ों को, जो फालतू की चीज़ें उनको आने से, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर जाने देना है। तो ये सब होता किस क्रिया द्वारा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये होता है विसरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा। और जल का जो आदान प्रदान होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है, परासरण क्रिया द्वारा। तो ये चीज़ें भी आपको क्या रखनी है, हमेशा याद रखनी है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे? अगर आ गया तो वेरी गुड। अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है और अपने दोस्तों से शेयर भी करना है। अब मेरी बात सुनना, ATP ऊर्जा की बात हुई। देखो अब हम बात करते हैं कि हम देखो, अगर हम मीटर की बात करते हैं तो हम किस में, जैसे हम बोलते हैं कि इतने यूनिट, हमारी यूनिट कितनी हुई, कितने यूनिट की बिजली जली, तो वो सारा यूनिट में मापा जाता है। वैसे हमारी ऊर्जा को किस में मापा जाता है, ATP में मापा जाता है, कि हमारे अंदर जो ऊर्जा आई है वो क्या है, ATP में है। और कितने ATP ऊर्जा बनती है, जब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। क्या, कि जब एक ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन मिलती है और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP मुक्त होती है, तो कितने ATP ऊर्जा बनती है। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है। तो कितने ATP की ऊर्जा बनती है, 38 ATP ऊर्जा एक बार में बनती है। मतलब एक कोशिका के अंदर एक बार अगर ऑक्सीजन गई अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बनाया, ऊर्जा बनाई, तो कितनी ऊर्जा बनी, 38 ATP। ये बात आपको ध्यान रखनी। और हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं, है ना, लाखों करोड़ों हैं, तो वो सारी क्या करती हैं, सभी में ये काम चलता रहता है, और वहाँ से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये हमारे अंदर क्या चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है, प्रोसेस चलता है। क्या चलता है, प्रोसेस चलता है। और एक बात और ध्यान रखना, देखो जो हमारा श्वसन क्रिया होती है, हमारे शरीर में क्या चलती है, श्वसन क्रिया। और श्वसन क्रिया का मेन काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा बनाना। और ये श्वसन क्रिया कहाँ होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे नाक में नहीं, हमारे फेफड़े क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को हमारे ब्लड तक पहुंचाते हैं। उसके बाद जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया से क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा मुक्त कौन करेगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो इसे कोशिका का क्या कहते हैं, इसे कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन स्थल कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं कि कोशिका का जो श्वसन स्थल है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक? अब खोज किसने की थी, तो ऑल्टो के इंजन से उसने क्या बनाया था, जनरेटर। जनरेटर हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या बजाया उसने, सबसे पहले बैंड बजाया, लोगों को बताने के लिए कि मैंने ऑल्टो से क्या बनाया है, एक जनरेटर बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलें, वेरी गुड। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं हम लाइसोसोम की। किसकी बात करेंगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम, देखो लाइसोसोम क्या होता है, ऐसा बना होता है, ये देखो, ये ऐसे ऐसे करके इसके अंदर कुछ होगा, द्रव होता है लाइसोसोम। अगर हम इसकी बात करते हैं खोज करने की, तो खोज की थी इसकी डी डूव ने। किसने, डी डूव ने इसकी खोज की। डी डूव ने क्या किया, इसकी खोज की। और इसे बोला क्या जाता है, इसे आत्मघाती थैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोला जाता है। अगर आपने कभी सेल पढ़ा है तो आपको पता होगा, आत्मघाती थैली। देखो आपने कई बार सुना होगा कि हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, डेड सेल्स होती हैं। अगर फेस के बारे में आपने ऐड देखी हो तो क्या बोला जाता है, क्रीम वगैरह के लिए क्या बोला जाता है कि ये डेड सेल को रिमूव करे। आखिर वो सेल्स जो हैं वो डेड हो कैसे जाती हैं, तो हमारी जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर जो वर्क चल रहा है
तो कई बार क्या हो जाता है कि कुछ बाहरी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, बाहरी चीज़ें जैसे बैक्टीरिया आ गए या कुछ ख़राब चीज़ें क्या आ जाती हैं कोशिका के अंदर आ जाती हैं। अब जब वो अंदर आ गई तो उसका क्या काम होगा कि उसको, अगर सिक्योरिटी गार्ड की भी बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड भी यही काम करता है, उन चीज़ों को ख़त्म करने का काम। देखो बाकी जो पार्ट्स होंगे वो अपने अपने काम में लगे हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड लाइसोसोम क्या करेगा कि उस सेल को क्या करता है, पहले उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है। अगर वो रक्षा नहीं कर पाता तो वो क्या हो जाती है, ये थैली अंदर फट जाती है। हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाता है, लाइसोसोम जो है वो क्या हो जाता है, फट जाता है कोशिका के अंदर, जिससे वो कोशिका क्या हो जाती है, सारी ब्लास्ट हो जाती है। और ब्लास्ट होने के बाद क्या होगा, उसके अंदर सारे जो कर्मचारी हैं वो सारे मर जाएंगे और उसके बाद उस सेल को क्या बोला जाता है, डेड सेल बोला जाता है। अब हमें इसका बारे में थोड़ा याद रखने के लिए क्या करें, तो डूब से आपको क्या याद रखना है, डूब से, डूब याद रखना है। क्या याद रखना है, डूबना। तो हम कई बार किसी को क्या बोलते हैं, अगर कोई कुछ गलत करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि डूब के मर जा। क्या बोलते हैं कि डूब के मर जा। तो हमें यही याद रखना है कि लाइसोसोम को लोग क्या बोले कि तू डूब के मर जा, तू जिस फैक्ट्री के अंदर रहा, जिस कोशिका के अंदर रहा, तूने उसको ही क्या कर दिया, मार दिया। तूने क्या किया कि तू डूब के मर जा, तूने उसी को मार दिया जिसके अंदर तू रह रहा था। तो हमें यही बात ध्यान रखनी है। तो डूब हमें याद आएगा, डूब से डूबना याद आएगा। और डूब के मरने को हमने किसने कहा था, मरने मराने की जो बात कर रहा था, लाइसोसोम। अब आप कहोगे लाइसोसोम कैसे याद रखें, तो लाइसोसोम से आपको याद रखना है, देखो लाइस, तो लाइस से आप बना सकते हो लाइफ। क्या बना सकते हो, लाइफ। लाइस से लाइफ। और लाइस क्या करता है, ये खत्म करने का काम करता है। लाइस लाइफ को खत्म करने का काम करता है। तो आपको वहां पे जब भी लाइस दिखेगा आपको लाइफ याद आएगी। और लाइफ किस पे टिकी है, हमारी लाइसोसोम पे टिकी है। तो वहां से आपको ये बात ध्यान रहेगी। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर ना एक अपघटीय द्रव कह सकते हैं, अपघटीय एंजाइम होता है। देखो हमारे शरीर के अंदर क्या चलते हैं, एंजाइम अलग अलग वर्क करते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम अलग अलग वर्क करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक अपघटीय एंजाइम होता है। एक तो ये क्या काम करता है कि टूटे फूटे भागों को खत्म करने का। मान लो कि कोशिका के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं छोटे मोटे आ गए, तो उनको ये लाइसोसोम क्या करेगा, इसके अंदर एक ना आप ये मानो कि तेजाब होता है, तेजाब, अम्ल, एसिड होता है। वो एसिड क्या करता है, कोशिका के अंदर जो भी अगर छोटे मोटे फालतू के जो पार्टिकल्स अगर आ जाते हैं ना, फालतू के पार्ट्स आ गए जिनका कोई काम नहीं है कोशिका के अंदर, तो उनको क्या करेगा, ये खत्म करने का काम करेगा लाइसोसोम। क्या करेगा, उनको अपने एंजाइम से खत्म कर देगा। क्लियर है। अपने एंजाइम से या अपने उस एसिड से जब वो खत्म कर देगा तो मतलब कोशिका क्या की, इसने सफाई कर दी। लेकिन अगर जब वो ज़्यादा हो जाती है तो इससे कंट्रोल नहीं होता, तो तब ये क्या कर देता है, खुद फट जाता है कि ताकि ये बाकी कोशिकाओं को खराब ना करें। तो इसके अंदर क्या होता है, एक अपघटीय एंजाइम होता है। क्या होता है, अपघटीय एंजाइम। और इसकी अगर पीएच वैल्यू की बात की जाए, क्या की जाए, इसकी पीएच वैल्यू की बात की जाए तो पीएच वैल्यू होती है 4 से 5। और अगर आपने पीएच स्केल पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो चीज़ें क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं, मतलब तेजाबी होती हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो ये इसका 4 से 5 है, तो मतलब ये क्या होता है, इसके अंदर एक एसिड होता है। और एसिड क्या करेगा, उन चीज़ों को ख़त्म करने का काम करेगा जो फालतू की चीज़ें हमारी सेल के अंदर क्या कर गई, प्रवेश कर गई। तो ये क्या हुआ, कोशिका का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और कोशिका का आत्मघाती कब होता है, जब ज़्यादा हो गया तो तब ये क्या हो जाता है, फट जाता है। क्या हो जाता है, ये फट जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं लाइसोसोम, ये होते हैं ब्लड सेल के अंदर सबसे ज़्यादा। अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो ये कहाँ होते हैं, ब्लड सेल में। कौन से, हमारा लाइसोसोम जो है ये सबसे ज़्यादा किसमें होता है, ब्लड सेल में। और अगर ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो वो भी लाइसोसोम की वजह से होता है। क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो जब ये क्या होते हैं, कुछ ब्लड के अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा एंटर कर जाती हैं, तब ये क्या शुरू कर देते हैं, ये फटना शुरू कर देते हैं। और फटते फटते क्या करते हैं, ब्लड सेल्स में काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और गांठ बन जाते हैं, जिससे क्या कह देते हैं, ब्लड का कैंसर हो चुका है। क्लियर है बच्चे मेरी बात की, ठीक है।
अब इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं पता चला कि ये जब भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जब ये फटता है, देखो जब तक तो ये ठीक है तब तक ये क्या करेगा, सिर्फ टूटे फूटे पार्ट्स को क्या करेगा, मुरम्मत करेगा, उनको ख़त्म करेगा। लेकिन जब ये क्या हो गया, ज़्यादा हो जाता है, अंदर मटेरियल ऐसा ज़्यादा हो जाता है जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पाता, तब ये क्या करता है, फट जाता है। और जब ये फटेगा तो कोशिका के अंदर जितने भी भाग हैं, केंद्रक हुआ, उसके माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, उसका राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, उन सभी को ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। और वो सेल क्या हो जाती है, जब ये ख़त्म हो जाती है तो वो सेल डेड हो जाती है और हमारी कोशिकाओं से अलग होकर बाहर आ जाती है और उसकी जगह पे क्या बन जाती है, एक नई सेल बन जाती है, नई कोशिका बन जाती है। क्लियर है बच्चे? वेरी गुड, क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि आरएनए का जो काम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। क्या करता है वो? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको जो संश्लेषण करता है वो कौन करता है? राइबोसोम। अब इसे याद रखने के लिए हमें क्या करना है, राइबोसोम से आपको याद रखना है राइबोसोम का कार्य। पहले हम कार्य की बात करते हैं तो जो सामान आरएनए लेके आता है, आरएनए क्या करता है, सारा सामान राइबोसोम को लाके देता है। अब राइबोसोम जैसे देखो कि हम क्या करते हैं, जो सामान बनाना है, मैं मान लो बनाता हूँ, सामान लाके सारा मैं मटेरियल किस में डालूंगा, कुकर के अंदर डाल दिया। मान लो मैंने सब्जी बनानी है तो सब्जी क्या करूँगा, सारा मटेरियल मैंने कुकर में बनाया और कुकर ने क्या किया, बना के सब्जी मेरे को पकड़ा दी। वैसे ही किसका काम होता है, राइबोसोम का। वो प्रोटीन बनाने के लिए जितने सामान की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी कौन लेके आता है, आरएनए लेके आता है। कितना बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या चाहिए, सारा। और आरएनए लाके किस में डाल देता है, राइबोसोम में। और राइबोसोम क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। अब राइबोसोम से आपको याद रखना है राइस, राइब से आपको याद रखना है राइस। राइस में क्या होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन होते हैं। क्या याद रखना है कि राइब से क्या बनेगा हमारा, राइस। और राइस में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो आपको याद रहेगा कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाने का होता है। क्या बनाने का होता है, प्रोटीन बनाने का। और इसका अगर हम खोज की बात करते हैं तो पैलिड ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, पैलिड ने। ठीक है, इसकी खोज किसने की, पैलिड ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं कि ये कोशिका का सबसे छोटा भाग है। पहली बात, ये कोशिका का सबसे छोटा भाग है। तो ये भी क्वेश्चन हमें आ सकता है कि कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा है। क्लियर है कि कोशिका का सबसे छोटा भाग क्या है हमारा, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। और अगर बात की जाती है कि ये इसका कार्य क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका कार्य जो है वो है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, कि खाना कौन बनाता है, प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन कौन बनाता है, हमारा राइबोसोम बनाता है। क्लियर है यहाँ तक, प्रोटीन का। और ये कितने प्रकार का होता है, एक बात और ध्यान रखनी है बच्चे कि ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है 2 प्रकार का। कौन, राइबोसोम होता है 2 प्रकार का, 2 प्रकार का। आपने कभी ना कभी देखा जरूर होगा कि एस से लिखा होता है, जैसे 70S हो गया और 80S हो गया। तो ये बना होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है 70S, इसको नाम दिए गए हैं, और एक होता है 80S। कितना, 80S। अब पूछा जाता है कि 80S, मान लो हमें पूछा जाएगा कि पादप कोशिका में कितने, कौन सा राइबोसोम होता है, वहाँ पे दिया हुआ 80, 70, 60 कुछ भी दिया होगा। तो हमें क्या याद रखना है कि पादप कोशिका, हम बड़े हैं तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, बड़ों में, ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में क्या होता है हमारा, ये वाला होता है 80S राइबोसोम। और अगर बात की जाती है बैक्टीरिया में, किसमें, बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में कितने S होता है, 70S का राइबोसोम होता है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। तो आज की हमारी जो क्लास है, क्या करते हैं, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आगे के पार्ट्स देखने के लिए अभी हमारे चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करो। और अगर अभी तक आपने पिछले भाग जो हैं वो नहीं देखे तो आपने क्या करना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें से आप कोशिका के जितने भी भाग हैं वो सारे देख सकते हो। और
अगर आप हरियाणा जीके की भी तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल माई जीरो क्लासेस में आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ हरियाणा जीके करवाई जाएगी, तो आप वो कर सकते हो। वहाँ पे हमारे काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर करना अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है। और आने वाले समय में आपको इससे भी और अच्छे तरीके से वीडियोस देता रहूँगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और जितना मैंने आपको बताया इस सारे को आपने क्या करना है, कॉपी के ऊपर नोट करना है और इसको टाइम टू टाइम क्या करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, ताकि आने वाला जो भी एग्ज़ाम आप उसे क्लियर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।